हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस हिंदी का। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका मॉक टेस्ट होगा, आपका ये लाइव टेस्ट होगा। आप इसमें एक एक का आंसर दीजिए। आज ये डेली की डेली क्लास हमारी 7 बजे हिंदी की प्रैक्टिस डेली चलती है। हमने शुरू किया है कि शाम को 7 बजे डेली हिंदी की प्रैक्टिस होगी। जो अगर कोई बच्चा बीएड की तैयारी कर रहा है, यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम की, या फिर यूपी टेट, या फिर रीट, या फिर कहीं पे भी अगर हिंदी पूछी जाती है जिस परीक्षा में, उस परीक्षा के लिए हम प्रैक्टिस शुरू करा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस में सारे के सारे जितने भी हिंदी में चैप्टर हैं सबको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और आज के हिंदी का प्रैक्टिस हम करते हैं। एक एक का आंसर आपको देना है। आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको। 5 सेकंड में ही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। एक बार पेन का कलर यहां पे चेंज कर लें। चलिए देखिए, कपटी, पहला प्रश्न आपका है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। इसका पहला ऑप्शन है आबनूस का कुंदा, या फिर अक्ल की दम, या फिर आस्तीन का सांप, या फिर दांत काटी रोटी। ये कपटी मित्र का सही मुहावरा इसमें से क्या है? फटाफट आप कमेंट में आंसर दीजिए। आंसर आप जरूर दीजिए कमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे आप आंसर देंगे तो आपको लर्न होता रहेगा। चलिए मैं बताऊं कि जो कपटी मित्र होता है इसका जो सही मुहावरा होता है वो होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, जो हम लोग कहते हैं कि वो हमारा आस्तीन का सांप निकला, तो क्या होता है, आप अपने कपटी मित्र को ही ये चीज बोलते हैं। कपटी मित्र को क्या बोला जाता है? आस्तीन का सांप बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। आपको 5 सेकंड मिलते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दूरदर्शी, दत्ताचित, कुशाग्र बुद्धि, या फिर जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला यानी इंद्र को जो जीतता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आपको इसमें पवन का संधि विच्छेद बताना है। आपके सारे के सारे चैप्टर यहां पे कवर किए जा रहे हैं, इसलिए प्लीज आप ध्यान से आप इसको डेली शाम को 7 बजे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं यानिस एकेडमी पे। पवन का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा? तो इसमें पवन का जब संधि विच्छेद की बात करेंगे तो आपका ना पा धन अवन होगा, ना ही पा धन वन होगा, ना पौ धन अन होगा। आपका इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब पवन की संधि विच्छेद करेंगे, पवन जो शब्द है अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा पो धन अन। इसका क्या हो जाता है? पो धन अन। इसकी ये पवन की क्या है? ये संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें आपको बताना है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। यह प्रश्न आपका संधि से आ गया। चलिए बताइए, आपको मैंने संधि ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। फटाफट बताइए, क्या ये यड़ संधि है, या वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि, या फिर गुण संधि है? चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है बताइए। संधि मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हुआ है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी में। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे जितने भी ग्रामर के पोर्शन है सारे के सारे मैंने हिंदी का कवर किया हुआ है व्याकरण को, आप उसको जाके ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया हिंदी पढ़ सकते हैं। आंसर करिए आप। तो इसका इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले आप तोड़िए, जो हमारा इत्यादि शब्द है इसको आप तोड़िए, उसके बाद ही सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, तभी आपका ट्रिक काम करेगा। इत्यादि में क्या होता है? इत्यादि संधि तोड़ना ही नहीं है आपको। देखिए इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि यड़ संधि में क्या होता है, एक एक को मैं यहां पे बताऊंगा। यड़ संधि में होता है कि या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, या फिर वाह हो गया। इसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है तो वहां पे हमारा यड़ संधि हो जाता है। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि मतलब क्या होता है? यानी डंडे के ऊपर डबल अगर मात्रा आपको देखने को मिलती है तो आपका वो वृद्धि संधि हो जाएगा शब्दों के बीच में। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो यहां पे आपको ट्रिक है कि बड़ा आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी और बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक, ऐसा ही गुण संधि में क्या लगता है? ए ओ अर लगता है। क्या लगता है? ए आएगा, या फिर ओ आएगा, या फिर अर आएगा। चलिए इत्यादि शब्द जो है, देखिए इसको मैं अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं कि जो इत्यादि है, इत्यादि में देखिए बीच में या आया कि नहीं आया, और या के साथ हमारा क्या है? ता शब्द है। ता जो वर्ड है वो ता क्या है? आधा है। तो इत्यादि में
देखिए इत्यादि जो शब्द लिखा है इसमें या आया, या के साथ एक अधूरा शब्द आ रहा था, और मैंने बताया या वा रा के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो यड़ संधि हो जाता है। फिर से आप नोट करिएगा कि या रा ला वा के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है तो आपका यड़ संधि हो जाएगा। देखिए इत्यादि में या है, या के बाद ता अधूरा शब्द है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। मैंने बाकी के भी संधि बता दिया, आप उसको ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। अब बताइए नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक में चोट लगना, या फिर इज्जत देना, या फिर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। इसका आप अर्थ बताइए, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर आप लोग। चलिए देखिए नाक रगड़ना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना का मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। किसी के सामने नाक रगड़ना का मतलब है कि उससे आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है या फिर ये काम करवा दीजिए। किसी भी चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहां पे उससे प्रार्थना कर रहे हैं। नाक रगड़ने का मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये आपका स्टार बना के नोट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, क्या उत्थान होता है, या उत्कर्ष होता है, या रोपण होता है, या फिर अवनति होता है। फटाफट आंसर करिए। तो जब भी बात करेंगे उन्मूलन शब्द का कि इसका विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है रोपण। रोपण वहां पे गलत लिखा है, रोपण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ये जो रोपण है ये उन्मूलन का विलोम है, यानी उन्मूलन के अपोजिट आता है रोपण। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही हो जाएगा। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यहां पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया ही। आपका साहित्य से भी क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए साहित्य के पोर्शन को भी मैंने शामिल किया हुआ है। इसलिए आप देखिए यहां पे बताइए, इसका आंसर बताइए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। या चारण काल बोला है, या फिर आदिकाल बोला है, या वीर काल बोला है, या फिर बीजोपन काल बोला है। क्या बोला है, फटाफट आप इसका आंसर करेंगे, कमेंट करिए फटाफट। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा कि महावीर प्रसाद की जब भी बात करेंगे तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, तो इन्होंने आदिकाल को बीजोपन काल बोला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही हो जाएगा। क्या बोला है, आदिकाल को इन्होंने क्या बोला है, बीजोपन। बीजोपन काल बोला है किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए और जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं उसका जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अति सुधो स्नेहो को मारग है। ये जो यहां से यहां तक है आपका, ये किसकी पंक्ति है, ये किसने लिखा हुआ है, अति सुधो स्नेह को मारग है, ये पंक्ति किसने लिखा हुआ है। आलम ने लिखा हुआ है, ठाकुर ने लिखा हुआ है, बोधा ने लिखा हुआ है, फिर घनानंद ने लिखा हुआ है। फटाफट आप इसका आंसर बताइए। तो जब भी बात करेंगे अति सुधो स्नेह को मारग है, ये किसकी रचना है या फिर किसकी पंक्ति है, तो ये घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की है। और घनानंद ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, या फिर सिर पर सेहरा बंधा होना, या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या फिर सिर पर शैतान सवार होना। इसका फटाफट आप आंसर करिए। जब भी बात करेंगे हम कि कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की यहां पे बात करेंगे कि किस कवि को किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। जब भी बात करेंगे कवियों की कवि किसे कहा जाता है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। या धर्मवीर भारती होगा, या शमशेर बहादुर सिंह होगा, या रघुवीर सराय होगा, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होगा। फटाफट आप आंसर करिए। तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे कि हिंदी का पहला पत्र क्या है। हिंदी का पहला पत्र आप बताइए, उद्यत मार्तंड है, या फिर बनारस अखबार है, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन है, या फिर इतिहास तिमिर नाशक है। फटाफट इसमें से बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो जब भी हम बात करेंगे हिंदी का पहला पत्र है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, उद्यत मार्तंड ही। जब उद्यत मार्तंड की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, हिंदी का पहला पत्र है। क्या है, हिंदी का पहला पत्र है उद्यत मार्तंड। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहां पे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये पक्का आप गलत करने वाले हैं क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे यहां पे सही कर पाते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर 1 क्या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताइए फटाफट। देखिए सबसे पहले हमें बताया जाता है कि कुल कितने संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो आपको मालूम होगा 5 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा यहीं पे बदल के कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो वहां पे आपको 3 ही लगाना है। ठीक, आपको 3 ही लगाना है। अगर जब आपसे पूछेगा कि मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कुल की बात करेगा तो 5 लगाना है। और अगर आपसे बात करता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे या फिर कुल पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपके वहां पे 5 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आजकल के जनरेशन में आपको सिर्फ दो माना जाने लगा है। आज के जनरेशन में आपको 2 ही संज्ञा बताई जाने लगी है। मैं आगे आपको बताऊंगा। एक होता है गणनीय संज्ञा, एक होता है अगणनीय संज्ञा। ठीक, ये 2 संज्ञा सिर्फ मानी जाती है। लेकिन अगर आपको मुख्यतः पूछता है तो 3 लगाना है, और कुल या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछता है तो वहां पे 5 संज्ञा होते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे कि छा, ये जो छा है ये किसके योग से बना है, बताइए। ये जो का है सबके नीचे हलंत है, हलंत लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा, फटाफट बताइए कि छा वर्ड किसके योग से बना है। चलिए देखते हैं छा वर्ड किसके योग से बना है। जो हमारा छा है ये किसके योग से बना है, तो ये का प्लस सा, लेकिन इस का के नीचे हलंत जरूर लगेगा। यही हमारा क्या है, ये छा वर्ड इसी के योग से बना है। आधा का प्लस शा के जो ये वाला शा होता है, इसी के योग से हमारा छा का निर्माण हुआ है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछा जाता है कि छा वर्ड किसके योग से बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, लेकिन का के नीचे हलंत लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। आ या फिर अभ्य या फिर अभि या फिर अभ्या। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, इसका आंसर आप बताइए। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है कि जो कोई शब्द लिखा है उसमें जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और इसी में आपका प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पीछे लगता है, जो शब्दों में पीछे लगता है। शब्द को 2 भागों में तोड़ा जाता है, जब उसका संधिविच्छेद करते हैं तो जो आगे निकलता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अभ्यागत का क्या कर लेना है, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद ही हम उपसर्ग बता पाएंगे। देखिए अभ्यागत का क्या होता है, अभी धन आगत, अभिधन आगत, ये हमारा अभ्यागत हो गया। इसका जो उपसर्ग है इसकी बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा आगत आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, आगत आ रहा है, यानी हमारा उपसर्ग इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी आगे हमारा अभी आ रहा है। क्या आ रहा है, अभी आ रहा है, तो हमारा यही उपसर्ग हो जाएगा। जो आगे लगेगा वही उपसर्ग हो जाएगा। और आगत की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो अभ्यागत में अभिधन आगत, अभिधन आगत, आगे अभी लग रहा है तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यय को ले लेते हैं यहाँ पे कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। या अनिय है या फिर ईय है या फिर रम है या फिर ऋय है, बताइए। सबसे पहले इसको जानने के लिए प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय क्या है, ये शब्दों के पीछे लगता है। ये क्या लगता है, शब्दों में पीछे लगता है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। आगे लगेगा तो उसको उपसर्ग बोलेंगे। तो चलिए अब इसको तोड़ लेते हैं। सबसे पहले रमणीय का सबसे पहले क्या करना है, अगर उपसर्ग या प्रत्यय जानना है तो सबसे पहले उसका हम संधि विच्छेद करेंगे। रमणीय का जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो रम धन अनिय होता है, रम धन अनिय होता है, ये रमणीय में। अब बताइए, अब आराम से आप बता सकते हैं कि इसका प्रत्यय क्या होगा। देखिए रमणीय में अनिय होता है, क्या होता है, अनिय, अनिय पीछे लग रहा है और पीछे जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। हमसे प्रत्यय पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर हो जाएगा कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो रमणीय में अनिय प्रत्यय है, रम धन अनिय। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर पहचानिए। ये स्टार बना के नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए या फिर वाह या फिर ए या फिर ऊ या फिर री या फिर छा या फिर री या फिर सा, इसमें से बताइए कि इसमें से अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो जब भी बात करेंगे हम अर्ध स्वर की,
अर्धस्वर की जब भी बात करेंगे तो इसमें दो ही आते हैं, या फिर या आता है या फिर वा। या और वा को क्या कहा जाता है, इसको अर्धस्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहां पे मिल रहा है। बताइए छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। कारक से आपका क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही फेवरेट आपका, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। फटाफट 2 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए। देखिए छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए ये कोई छत है ना। अब यहां से कोई ईंट गिरती है, जमीन में आती है, तो ये बताइए ये छत है और छत से जमीन में आ गई, तो इसमें क्या हुआ, ये क्या होता है, यहां पे अलगाव हुआ। क्या हुआ, अलगाव हुआ। और जहां कहीं भी अलगाव होता है तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। एक प्रकार और है इसका, देखिए छत से ईंट गिरी, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, छत से ईंट गिरी। अब इसमें देखिए जो से आया, तो से किसमें आता, कर्ता ने कर्म को करण से, करण के लिए भी से आता है, और अपादान के लिए संप्रदान, अपादान से अलगाव आता है, तो अपादान के लिए भी आपका से आता है। यानी जो ये से आया, से को अगर देख के लगाएंगे तब तो आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ एक चीज और देखना होता है, अगर साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है आपका से, साधन के रूप में अगर आपका प्रयोग हो रहा है से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे करण हो जाएगा। लेकिन अगर अलगाव हो रहा है वहां पे अगर से, तो वहां पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि छत से ईंट गिरी, छत है, यहां से ईंट गिरती है, इसमें क्या हुआ, अलगाव हुआ। और जब कहीं अलगाव होता है और उसमें अगर से आया है तो वहां पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। यही अगर किसी साधन के लिए प्रयोग हो रहा होगा से, तो वहां पे आपका दूसरा करण कारक हो जाएगा, जिसको आगे मैंने लिया हुआ है, उसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। देखिए बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। जो ये आपका बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन ये शब्द है, ये क्या संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया है। फटाफट आंसर करके आप बताइए। तो जब भी बात करेंगे बुद्धिहीन की, बुद्धिहीन मतलब होता है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। यानी अगर मैं बताऊं कि राम बुद्धिहीन लड़का है, राम बुद्धिहीन लड़का है। अब इसमें बताइए जो राम बुद्धिहीन लड़का है, इसमें बुद्धिहीन क्या है, उसकी विशेषता। राम कैसा लड़का है, तो राम बुद्धिहीन है, उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, उसकी विशेषता बताई जा रही है। ये जो बुद्धिहीन है उसकी क्या है, विशेषता है। अगर विशेषता की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा एकदम। ऑप्शन नंबर सी आपका विशेषण हो जाएगा। बुद्धिहीन क्या है, एक प्रकार का ये विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये किसी की विशेषता है, बुद्धिहीन। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। देखिए मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिए। मुझसे उठा नहीं गया, आप इसका आंसर दीजिए। या कृतवाच होगा या भाववाच होगा या फिर क्रमवाच होगा। देखिए कृतवाच की जब भी बात करेंगे तो ये क्या होगा, कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। और जब भाववाच की बात करेंगे तो इसमें नहीं आता है, नहीं शब्द आता है बीच में। और कर्मवाच की जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, से आता है या फिर द्वारा आता है। ठीक, तो कल हमने एक लिया था कर्मवाच के, आज हम लिए हैं भाववाच को। देखिए मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये जो नहीं आया है ना शब्द, ये नहीं के कारण आप जैसे किसी भी शब्द में आप देख, किसी वही वाक्य में अगर देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद करके वहां पे लगाइएगा भाववाच। क्या लगाएंगे, भाववाच। आपका भाववाच एकदम सही है। जहां कहीं भी शब्दों के बीच में नहीं आपको देखने को मिलता है तो वहां पे भाववाच हो जाता है। और जहां कहीं भी शब्दों के बीच में आपको से या फिर द्वारा देखने को मिलेगा तो आपका वहां पे कर्मवाच्य हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और अच्छे, यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है 19वां, कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। फटाफट आप इसका आंसर बताइए। क्या 15 बोलियां हैं या 22 हैं या फिर 25 है या फिर 18 है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, इसका आंसर आप दीजिए। चलिए देखिए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। अगर हम सिर्फ भाषा की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में कितने भाषा हैं, 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हम बोलियों की बात करेंगे तो 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही हो जाएगा 18, क्योंकि हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं, 18 बोलियां हैं। और जब भी भाषा की बात करेंगे, आप यहां से बहुत कंफ्यूज होंगे, भाषा की बात करेंगे तो 22 होगा, लेकिन अगर बोली की बात करेंगे, बोलियों की बात करेंगे तो आपका ये 18 होगा।
ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा और याद करिएगा। चलिए आप इसमें बताइए, आज उपसर्ग और प्रत्यय को मैंने ज्यादा फोकस किया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है आपसे कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए अड़ या फिर अक्कड़ या फिर घूम या फिर मक्कड़। आप इनमें से बताइए कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कमेंट करिए फटाफट। देखिए जो हमारा घुमक्कड़ शब्द है, घुमक्कड़, अब इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि सबसे पहले जानिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय मैंने कहा कि जो शब्दों को तोड़ा जाता है तो जो पीछे लगते हैं उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, इसको जानने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो घुमक्कड़ का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका हो जाएगा घूम धन अक्कड़। क्या हो जाएगा? अक्कड़। अगर हमारा इसमें से पूछा जाता कि उपसर्ग बताइए तो उपसर्ग तो हमारा आगे लगता है तो घूम हो जाता, लेकिन हमसे पूछा गया है प्रत्यय, तो प्रत्यय हमारा पीछे लगता है और पीछे क्या है? अक्कड़। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे अक्कड़ सही हो जाएगा कि घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। घूम धन अक्कड़, पीछे हमारा अक्कड़ आ रहा है इसलिए वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा अक्कड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग पहुंच गए हैं और देखिए आपको इसमें से बताया निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छा, या, त्र, ज्ञा, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है आपको बताना है। कमेंट करिए फटाफट ऑप्शन ए बी सी डी में से। देखिए जो हमारा संयुक्त व्यंजन, सबसे पहले बताइए कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। यानी जब दो व्यंजन मिल जाए, दो व्यंजनों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? दो व्यंजनों के योग से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या वर्ड को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन, सबसे पहले जानिए कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक छा होता है, एक त्रा होता है और एक ज्ञा होता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे छा है, छा संयुक्त व्यंजन क्यों? इसको देखिए, क्योंकि अब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, का हलंत लगेगा नीचे प्लस ये वाला शा लगेगा, ये क्या हो गया? ऐसे ही त्रा की जब भी बात करेंगे ता और प्लस रा, ये क्या हो गया? त्रा का हो गया। यानी ये दो दो व्यंजन से मिलके बने हुए, छा भी 2 व्यंजन से मिलके बना है, त्रा भी 2 व्यंजन से मिलके बना है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं, ये बताना है। मैंने आपको बताया कि व्यंजन कितने होते हैं? 3 होते हैं, छा त्रिक ज्ञा। तो छा तो हमारा है, त्रा भी है, व्यंजन है, ज्ञा भी हमारा व्यंजन है। हमसे पूछा कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी या हमारा जो है वो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। या की जब भी बात करेंगे तो ये हमारा या और वा अर्ध स्वर में आता है, अभी आगे मैंने आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे छा त्रिक ज्ञा, ये 3 होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बात करेंगे अलंकार में किस उपसर्ग का, सब में हलंत लगा लीजिए यहां पे भी, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब बताइए अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, फटाफट आंसर दीजिए। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूपी बीएड की बात करें या फिर आपका यूपी टेट या फिर रीट की बात करें या फिर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस किया है। चलिए बात करेंगे अलंकार में उपसर्ग कौन सा है। तो अलंकार में उपसर्ग जानने से पहले मैंने क्या बोला है कि अलंकार जो हमारा है इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा अलम धन कार। अलम धन कार, अलम धन कार, इसका ये संधि विच्छेद हो गया। अगर हमसे प्रत्यय पूछता, प्रत्यय हमारा पीछे लगता है तो हमारा कार हो जाता। अगर हमसे लेकिन उपसर्ग पूछा, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग तो हमारा शब्द आगे लगता है ना, शब्द के टूटने के बाद जो आगे होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो हमारा अलम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो उपसर्ग हो जाएगा अलंकार का। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो अलम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसके नीचे हलंत जरूर लगेगा। हलंत नहीं लगेगा तो वो गलत हो जाएगा। अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे अलम धन कार, ये होता है, ठीक। तो हमारा उपसर्ग अलम हो जाएगा, जो कि यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस इसके नीचे आप हलंत लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो हिंदी का आज ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये कल से शुरू कर दिया हमने और डेली आपको शाम को 7 बजे मिलेगी। डेली आपको क्लास ये शाम को 7 बजे मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपको यूपी बीएड की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्लास आने वाली है एंट्रेंस एग्जाम की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पे कराए जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ साथ मैं बताऊं यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ के आप हमसे पढ़ सकते हैं। सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस वाइज आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। सिलेबस वाइज आपको कंप्लीट कराया जा रहा है और वो भी फ्री में।
फ्री में आप उससे नोट्स बना सकते हैं, एक एक पॉइंट आपको छोड़ा नहीं गया है। आप वीडियो को देख के और उसमें जितने भी व्याख्या की गई है उसको सुन के आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी करिए। आपका टारगेट 135 रहना चाहिए, इससे आपका एक नंबर नहीं कम होने वाला है अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे। सारे के सारे सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। या बात करेंगे ईवीएस की या फिर बात करेंगे हिंदी की तो पूरी कंप्लीट लगभग हो चुकी है, और सीडीपी की ये क्लास आपको अभी देखने को मिल रही है। आपके चैनल पे आपको इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स भी जल्दी मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करेंगे हम परीक्षा में कौन सी संधि है। यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, आदि संधि है। फटाफट बताइए कि जो ये हमारा परीक्षा है इसमें कौन सी संधि है। देखिए परीक्षा की जब भी बात करेंगे हम तो इसमें क्या है, पहचानने का तरीका मैंने बताया है कि देखिए ऊपर क्या रहेगा। ऊपर अगर ये किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा हो गई ना री पे। अगर बड़ी की मात्रा है या फिर बड़ा आ की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा को क्या कहते हैं, बड़े को हम दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। इसलिए हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। परीक्षा में कौन सी संधि है तो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा परीक्षा है इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। इस बड़ी की मात्रा को बीच में पहचानिए, किसी भी शब्द में आपको बड़ी की मात्रा देखने को मिलती है तो दीर्घ संधि होगा। एक बार मैं फिर से सारी को रिपीट करना चाहूंगा कि यड़ संधि में क्या होता है, या, रा, ला और वा के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आपको बीच में देखने को मिल जाता है तो आपका यड़ संधि हो जाएगा। और गुण संधि की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ए हो गया, ओ हो गया या फिर अर आ रहा है, शब्दों के बीच में ए ओ अर आ रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका गुण संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि का मैंने अभी बताया। दीर्घ संधि में क्या होता है, इसमें बड़ा आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी और बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। शब्दों के बीच में अगर आपको ये देखने को मिलता है तो वहां पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आदि संधि भी ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परीक्षा में कौन सी संधि है तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिया हुआ है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया। इसमें आपको बताना है कारक। क्या बताना है, कारक। इसमें कौन सा कारक होगा, इसका आंसर फटाफट आप करके बताइए। क्या संबंध कारक होगा, करण कारक होगा, अपदान कारक होगा या फिर कर्ता कारक होगा? फटाफट करके आप बताइए, इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसमें पहचानना शब्दों से, रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ने को देख के आप कारक लगाएं या फिर के ऊपर को देख के कारक लगाएं या फिर से को देख के कारक लगाएं। तो आपको जब भी कारक लगाना है तो जब सबसे लास्ट में उसको देखना है, ना कि आगे वाले को देखना है। आपको सबसे लास्ट में देखना है। सबसे लास्ट में हमारा क्या है, रॉकेट से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया। इसमें बताइए कौन सा कारक है। तो जो ये से आया है, देखिए रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया। ये से किस में आता है इसको पहले आप जानिए। जो से है किस में आता है, तो से की जब भी बात करेंगे तो ये करण में आएगा और या फिर आएगा आपका अपादान में। दोनों में आता है, क्योंकि आप फिर से इसको याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के नानी रे, अधिकरण में पर ऊपर, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो आप याद किए होंगे। तो करण से करण, अगर से है तो आपका करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे कि अपादान है या फिर आपका करण है। अगर देखिए अपादान होगा तो उसमें अलगाव होगा, अपादान होगा तो उसमें अलगाव होगा। रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया, इसमें कहीं अलगाव नहीं हो रहा है। ये जो से है हमारा, अगर से साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, से साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो आपका वहां पे करण कारक हो जाएगा। अगर से आपका साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो आपका करण कारक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया। रॉकेट आपका क्या है, रॉकेट आपका एक साधन बन गया। रॉकेट से और से शब्द आया तो हमारा यहाँ पे रॉकेट जो से आया, रॉकेट हमारा एक साधन के रूप में है कि नहीं है। अब जहां कहीं भी से का प्रयोग साधन के रूप में होता है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और अगर से का प्रयोग अलगाव में हो रहा है तो आपका वहां पे अपादान हो जाता। लेकिन आपका इसमें सही आंसर होगा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर रॉकेट से हमला किया, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। प्रतिदिन में कौन सा समास है। समास से मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आगे और सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए, जो हमारा प्रतिदिन है, चलिए एक एक को मैंने पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि बहुब्रीहि समास होती है। इसमें क्या होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है।
इसमें तीसरा पद प्रधान होता है जो कि प्रतिदिन में नहीं है। द्वंद्व समास की जब भी बात करेंगे, द्वंद्व समास की क्या पहचान है, तो इसमें संयोजक चिन्ह आएगा और इसके साथ साथ जो इसके पूरक में जो शब्द रहेंगे वो विलोम होंगे। ठीक, जैसे दिन और रात, दिन रात की जब बात करेंगे, दिन और रात अपोजिट है, उसके बीच में संयोजक आ रहा है तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे ही द्विगु समास की बात करेंगे तो इसमें जो पहला पद होता है, पहला पद हमारा क्या होता है, वो संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होगा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दिया रहेगा तो वहां पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें आगे उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग लगा हुआ होता है, या फिर इसमें शब्द आप इसमें रिपीट, शब्दों का रिपीटेशन होता है और संयोजक लगता है और शब्दों का रिपीटेशन होता है तो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन अगर संयोजक लगा है और आपका इसके साथ साथ विलोम शब्द है तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है, देखिए प्रतिदिन में सबसे पहले लिखेंगे प्रतिधन दिन। अब प्रतिदिन में क्या है, ये जो प्रति है हमारा एक उपसर्ग है कि नहीं है, प्रति हमारा उपसर्ग है, जिस किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यानिश एकेडमी को यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके, या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है वहां से आप इसको जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अगर सेशन पसंद आया है तो बाकी दोस्तों तक आप शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो यानिश एकेडमी को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए कि यहाँ पे फ्री में क्लास चल रही है। डेली आपको 7 बजे ये क्लास डेली को देखने को मिलेगी, इसके अलावा भी दिन भर इस पर क्लास चलती रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।